जय हिंद। माई सेल्फ दिवाकर फ्रॉम केवी इंटर कॉलेज बयानपुर बहराइच। आज के वीडियो में हम पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ रहे हैं उसी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। हम जो चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति। और उसकी शुरुआत हमने करी थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना से, और आज हम पहुंच चुके हैं जब हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम का अध्ययन करेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम हैं वो आपने लेनार्ड और मिल्कन हाल्बास एक्सपेरिमेंट का जो व्यापक अध्ययन किया उसी में वो नियम आ गए थे, फिर भी उनको हम एक बार क्रमबद्ध करेंगे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है। सबसे पहला जो हमारा आज का है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। पिछले दो वीडियोज में हमने देखा कि सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और मेटेलिक इलेक्ट्रोड, ये चार चीजें हम लोगों ने अध्ययन करी थी। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम वहीं से निकल करके आए हैं। सबसे पहला नियम हुआ कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की दर प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करती है। नियम नंबर 1, पहला नियम हो गया कि तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर। यहीं पर हमने देखा था कि तीव्रता हमने दुगनी कर दी थी, तब भी प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर यानी कट ऑफ पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो दूसरा विषय कह लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। दूसरा नियम हो गया, गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं निर्भर करेगी। उत्सर्जन दर यहां लिख लेते हैं, उत्सर्जन दर तीव्रता पर निर्भर करेगी, गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तीसरा नियम इसमें आया था कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं हो सकता, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जो आवश्यक है उसे आप देहली आवृत्ति कह सकते हैं। तो यह तीसरा नियम था कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होने के लिए प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं हो सकता है, और उस न्यूनतम आवृत्ति को आपने देहली आवृत्ति कहा था। तो यहां पर तीसरा कंसेप्ट आपका निकल करके आया न्यू जीरो, देहली आवृत्ति। चौथा बात निकल करके आता था कि प्रकाश का आपतन किसी धात्विक इलेक्ट्रोड पर और धातु इलेक्ट्रोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, समय पश्चता नहीं होती है। तो चौथी चीज यहां पर यह आई थी कि समय पश्चता का विषय था कि कोई समय पश्चता नहीं होगी, टाइम लैग नहीं लगेगा। ये चार चीजें आपने इसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों में पढ़ी। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की दर तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवृत्ति का मान एक न्यूनतम मान से कम नहीं होना चाहिए, जिसको आपने देहली आवृत्ति कह दिया था, और इसमें कोई टाइम लैग नहीं। अब इसमें इन चारों चीजों को कह तो दिया गया, लेनार्ड मिल्कन हाल्बास के एक्सपेरिमेंट ने ये बहुत अच्छी चीजें निकाली जिनको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम से जाना गया। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो ये था कि इनका एक्सप्लेनेशन कैसे हो, क्योंकि उस समय तक जो प्रकाश के सिद्धांत के बारे में बातें आई थी वो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत उपयोग में था, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उपयोग में थी, यानी प्रकाश को तरंग मान करके इसका एक्सप्लेनेशन किया जाना। तो तरंग मान करके इसके एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की गई। तो समस्या कहां आई? अब इसमें से देखो, यदि ये चारों बातें हैं और तरंग मानने पर कोई एक बात भी नहीं साबित हो रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरंग सिद्धांत से ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सी बात आई, तो हमने कहा तरंग सिद्धांत में तरंग की तीव्रता की परिभाषा जरा एक बार यहां कह लेते हैं कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। शब्दों पर ध्यान देंगे कि तरंग की तीव्रता कहने के लिए हमने ऊर्जा शब्द कहा, तीव्रता और ऊर्जा दो शब्द कहा, और ऊर्जा को ही तीव्रता कहते हैं, ऊर्जा को ही तीव्रता कहते हैं। और यहां दो ऐसी घटनाएं निकल करके आई जहां ऊर्जा और तीव्रता का कोई ताल्लुक नहीं निकल करके आता है। आप देखेंगे कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो पहले एक्सप्लेनेशन असफल हो रहा है, पहला ही एक्सप्लेनेशन असफल हो रहा है कि तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। दूसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को की जो गतिज ऊर्जा थी वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी, क्योंकि आपने यहां देखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कि आपने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ गया था, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। लेकिन तरंग सिद्धांत तो तीव्रता पर निर्भरता की बात करता है। तो इस तरीके से तरंग सिद्धांत, और भी समय पश्चिमता पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि तरंग यदि होता तो वो तुरंत का तुरंत उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तरंग किसी पृष्ठ पर पड़ेगी तो अवशोषित होगी, वो उसका फैलाव होगा उस पर। तो कुल मिलाकर के तरंग सिद्धांत असफल हो गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या करने में। अब ये ध्यान में रखिए कि आपके चैप्टर का क्या नाम है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल माने द्वैत प्रकृति। अब अभी तक आप एक प्रकृति जान पा रहे थे, वो था तरंग सिद्धांत, लेकिन आपने यहां देखा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत पूरी तरीके से असफल साबित हो गया। अब यहां से क्लू निकलता है कि प्रकाश तरंग के साथ साथ कुछ और है, यानी प्रकाश एक प्रकार से विकिरण, और ये दोहरा नेचर रखता है। वो दोहरा नेचर पर बात करेंगे। इसी समय प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने क्या कहा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में होता है, और जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और ये उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू है, तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या निकल करके आएगी, E बराबर h न्यू। ये क्वांटम सिद्धांत कहता है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका यूनिट मान हुआ। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। एक बार फिर कह देते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से या किसी भी विकिरण स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन सतत न होकर के असतत होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, और इसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और ये विकिरण की आवृत्ति यदि न्यू है तो E बराबर h × न्यू। ये प्लांक ने सिद्धांत दिया था। अब यहां कंसेप्ट हमने देखो लिखा है ओरिजिन ऑफ डुअल नेचर, ओरिजिन ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। यहां से डुअल नेचर, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, मतलब एक पैकेट गिरा, 2 पैकेट गिरा, ऐसे समझो। तो ये जो पैकेट शब्द उन्होंने लिया, ये डिसकंटिन्यूटी को व्यक्त करता है। वेव में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, लेकिन पैकेट शब्द जो उन्होंने लिया, यहां डिसकंटिन्यूटी है, और इससे इसके कण प्रकृति दर्शाने का भाव निकल करके आता है। यानी विकिरण ने पहले तो तरंग प्रकृति दर्शाई थी, लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन जिसको प्लांक कह रहा है, ये कण प्रकृति है। और यदि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या हो जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिद्ध हो गया कि नहीं, प्रकाश ने कण प्रकृति दर्शाई, और यहां से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तय हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन श्योर हो गया, जो अपने चैप्टर का नाम था कि विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो सच में ऐसा है। अब इसके तरंग सिद्धांत की विफलता के बाद आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने E बराबर m×c² दिया, तमाम लोगों को पता है, शायद उन्हें नोबेल प्राइज इस बात के लिए दिया गया होगा। लेकिन बड़ा अच्छा विषय है कि उस बात के लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, बल्कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या करने के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। आप सोचिए, लाइट में जितने भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसमें नोबेल प्राइज का विषय इसी चैप्टर में आ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि यहाँ डुअल नेचर सिद्ध हो रहा है। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बेस माना। हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत से जब व्याख्या नहीं हो पाई, तो उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बेस माना, और उन्होंने कहा कि
क्योंकि जब किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन होता है तो वो फोटानों के रूप में होगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा फोटॉन की संख्या होगी, प्रकाश की तीव्रता यानी मात्रा उतनी ज्यादा होगी। तो पहली बात उन्होंने अपनी रख ली थी कि जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल टू फोटॉन की संख्या। ये यहां ध्यान देने योग्य बात है, फोटॉनों की संख्या। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक किसी भी धातु पृष्ठ पर फोटॉन गिरते हैं तो प्रत्येक फोटॉन का इंटरेक्शन एक ही परमाणु से होगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक फोटॉन का इंटरेक्शन कई परमाणु से, यानी एक फोटॉन आपतित हुआ तो फोटॉन को कोई एक परमाणु अवशोषित कर लेगा, और जब वो अवशोषित करेगा, एनर्जेटिक होगा, तो वहां से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा। तो उन्होंने कहा जब कोई फोटॉन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी बहुत ढेर सारे आपतित होते हैं, उनमें से एक फोटॉन का अवशोषण एक परमाणु द्वारा होगा, तो वो परमाणु उस ऊर्जा को ले लेगा और दो रूपों में खर्च करेगा। सबसे पहले वो खर्च करेगा, उसको निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा परमाणु से, और दूसरा क्या खर्च करेगा, जब निकाल लेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, ईके देगा। अब यहां समस्या इस बात की है कि परमाणु की सिचुएशन कहां है, स्थिति कहां है, वो सतह पर है कि सतह के भीतर है, कि कैसी सिचुएशन में है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि फाई का मान कम होगा, यानी निकालने में ऊर्जा जो लगी वो ज्यादा लगी कि कम लगी, और इसका मान ये कम अथवा ज्यादा होगा तो ईके का मान भी श्योर है कि ज्यादा अथवा कम होगा, क्योंकि एचन्यू तो कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसके और इसके मान में वेरिएशन होगा, और यहां से ये पता लगता है कि फोटॉन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के उत्सर्जित होते हैं, जो कि हमने पहले वाले वीडियोज में पढ़ा गया। तो हमने यहां पर कंसेप्ट लिया कि यदि ये मिनिमम हो जाए, यानी सतह पर ही परमाणु स्थित हो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो फाई यदि मिनिमम हो जाए तो ईके क्या हो जाएगा, आप समझते हैं कि यदि ये मिनिमम हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो एचन्यू बराबर क्या निकल करके आएगा, फाई मिनिमम प्लस ईके मैक्सिमम। और फाई मिनिमम माने क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा, तो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। तो अब ये कार्यफलन के रूप में आ गया, जिसको हम W कह लेंगे, और जैसे ये W हुआ, ये ईके मैक्सिमम ही है। तो यहां से आपको एक इक्वेशन आइंस्टीन साहब ने प्रोवाइड कराया कि ईके मैक्सिमम बराबर एचन्यू माइनस W, और आप सब जानते हैं कि W बराबर, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि एचन्यू बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एचन्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। तो यहां से एच न्यू माइनस न्यू जीरो, तो ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन आ गया ईके मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है, और ये हमने आज लिखा था कि इसको भी हमें पढ़ना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बेस्ड। तो ये जो एच न्यू माइनस न्यू जीरो इन्होंने दर्शाया। अब ईके मैक्सिमम, इसको भी हम चाहते हैं कि हम अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ईके मैक्सिमम को कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ईके मैक्सिमम को यहां कर सकते हैं। ईके मैक्सिमम बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। आप चाहें तो इसी को ईवी जीरो बराबर भी कह सकते हैं, एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और कल एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि वाई एक्सिस पर ईके मैक्सिमम हो, एक्स एक्सिस पर न्यू हो, तो जो स्लोप है वो क्या होगा। तो यहां से तो एच निकल करके आया था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो एच बटा ई आ जाएगा, और इसमें 2h अपान m आ जाएगा। यदि यहाँ बी मैक्सिमम स्क्वायर वाई एक्सिस पर रखेंगे और बी जीरो को वाई एक्सिस पर रखेंगे, बाकी दोनों परिस्थिति में न्यू को एक्स एक्सिस पर रखेंगे। ये भी एक कंडीशन में सवाल छोटे छोटे पूछ लिए जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी। एक्सप्लेनेशन नंबर वन क्या था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की जो दर है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करने वाली है आपकी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। और
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को जब बेस माना तो आइंस्टीन ने कहा कि जो तीव्रता है वो फोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगी। तो ज्यादा फोटॉन आपतित होगा तो ज्यादा परमाणु उसको अवशोषित करेगा, और ज्यादा परमाणु अवशोषित करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहला वाला अपने मन से सिद्ध हो गया, यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आइंस्टीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी कि ये बात ऐसे हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड नहीं करती है तीव्रता पर। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ईके मैक्सिमम वाला जो फार्मूला है, ईके मैक्सिमम वाले फार्मूले को फिर देखेंगे आप लोग, इसमें कहीं नंबर्स ऑफ फोटॉन के बारे में बात नहीं की है, माने एन कहीं शब्द नहीं आया, एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो जो पॉइंट नंबर 2 था कि तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, वो यहां से प्रकाश वैद्युत समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि तीव्रता पर गतिज ऊर्जा कतई निर्भर नहीं करने वाली है। दोनों एक्सप्लेनेशन हो गए ना। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या हुआ कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करने वाली है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो आप यहां देख लें, आवृत्ति में से आवृत्ति घटेगा तो क्या आएगा, आवृत्ति ही आएगा, और ईके मैक्सिमम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एच कांस्टेंट है तो न्यू माइनस न्यू जीरो, तो न्यू जितना ज्यादा होगा तो ईके मैक्सिमम उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तीसरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि आपतित प्रकाश जो आपका है उसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होने वाली है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि न्यू यदि न्यू जीरो से कम हो जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बात यहां से सही निकल करके आती है, ये न्यू का मान न्यू जीरो से कम होगा सर, तो यहां से देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यू का मान न्यू जीरो से कम कर दो, मान लीजिए ये 5 है, ये 2 कर दो, तो 2 - 5 -3 हो जाएगा। और जैसे नेगेटिव होगा तो इधर तो गतिज ऊर्जा लिखी हुई है और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो चूंकि यहां ही उलटफेर हो रहा है, गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए न्यू का मान न्यू जीरो से कम होने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये इक्वेशन भी फेल हो रहा है। तो इसलिए चौथा पॉइंट अपने आप में एक्सप्लेन हो गया कि न्यू जीरो यानी दहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। और पांचवा जो एक्सप्लेनेशन था टाइम लैग पर, वो बहुत सरल है भाई, फोटॉन आपतित होगा और एक फोटॉन का एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन एक ही परमाणु से होगा, तो जब एक ही से होगा तो वो उसने तुरंत उसको इंटरेक्ट किया, तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये पांचवी बात हो गई। और इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लॉज जो थे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम थे, उसकी बहुत सफल व्याख्या आइंस्टीन सर ने करी, जिसके नाते उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। हम अपने चैप्टर की तरफ भी देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ करके आए और अब जाकर के मिला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हमने विकिरण की द्वैत प्रकृति प्राप्त कर ली कि प्रकाश हमारा तरंग सिद्धांत का भी, तरंग जैसा भी व्यवहार करता है, और प्रकाश चूंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इधर इसको कण मान करके, क्वांटम मान करके करी गई, तो प्रकाश ने कण का भी व्यवहार किया। तो ये दोनों व्यवहार प्रकाश दर्शाता है, यानी विकिरण द्वैत प्रकृति का भाव रखता है, विकिरण में डुअल नेचर होता है। ये यहां से आकर के सिद्ध हुआ। अब आगे बात करते हैं कि मैटर कैसे द्वैत प्रकृति रखता है। तो मैटर कैसे डुअल नेचर रखेगा, इस पर थोड़ा बात करें। हमको लग रहा है कि डी ब्रॉगली ने इन सब चीजों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया होगा। डी ब्रॉगली ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया होगा कि देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक्सप्लेनेशन हो गया और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बेस माना गया। तो इससे ये पता लगा कि उन्होंने देखा कि यार ये तो दोनों डुअल नेचर रखता है प्रकाश, तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? और वो सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो प्रकाश के लिए तो नहीं था, वो द्रव्य के लिए था। उन्होंने कहा कि जैसे द्रव्य, जैसे प्रकाश डुअल नेचर रहता है, वैसे ही उपयुक्त सिचुएशन हो तो कण भी डुअल नेचर दर्शाएगा। यहां जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, डी ब्रॉगली इक्वेशन या सिद्धांत पहले कह सकते हैं, इसी में भी ले लेंगे हम। इसमें उन्होंने उपयुक्त परिस्थिति शब्द का लिखा है।
तो डी ब्रॉगली ने जो सबसे पहले कहा वो कह देते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों में अति सूक्ष्म कण जो उच्च वेग से गतिमान है वो कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं, या ऐसे कह लें कि उच्च वेग से गतिमान अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन उपयुक्त परिस्थिति होने पर तरंग प्रकृति दर्शाएंगे या तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। यानी जैसे रेडिएशन तरंग के साथ साथ कण प्रकृति दर्शा सकता है, ऐसे ही कण भी उपयुक्त परिस्थिति आने पर तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। और इसके लिए जैसे कण में तरंग प्रकृति दर्शाया तो बात निकल करके आनी चाहिए कि आखिर उस कण के जब कण तरंग प्रकृति दर्शाने लगा तो उसमें तरंग कैसे है। तो उन्होंने कहा कि जब ये उच्च वेग से कण गतिमान होते हैं तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, संबद्धता शब्द लिया उन्होंने, एक तरंग संबद्ध होती है और जिसे हम डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहते हैं। और संबद्धता इसलिए सिर्फ कहा कि जैसे ही वो परिस्थिति हटेगी वैसे तरंग हट जाएगा, इसलिए संबद्ध शब्द लिखते हैं। इसके लिए क्या किया डी ब्रॉगली ने कि आइंस्टीन का जो इक्वेशन था E बराबर m इंटू सी स्क्वायर और एक प्लांक का इक्वेशन लिया E बराबर h इंटू न्यू, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल किया तो h न्यू बराबर क्या हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर, तो न्यू बराबर h इंटू न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा m इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, h अपान लैम्डा बराबर m इंटू सी। अब इन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल से तो केवल प्रकाश चल सकता है, तो कण तो चल नहीं सकता, लेकिन कण तेज चल रहा है, तो ऑलमोस्ट उसका जो वेग होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन c नहीं होगा। c की जगह पर वेग यदि v ले लिया जाए तो h बाई लैम्डा बराबर क्या निकल करके आ जाएगा m इंटू v, तो लैम्डा बराबर यहां से आ जाएगा h अपान mv। और इसको बाद में हल करने पर ये लैम्डा बराबर √150 अपान बी कैपिटल बी एंगस्ट्रॉम करके सीधे निकल करके आता है। यानी 150 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया जाए तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम लगभग आ जाएगा। तो ये इन्होंने कहा कि कण भी जो तरंग प्रकृति दर्शाता है, यानी कण के साथ जो तरंग संबद्ध रहती है द्रव्य तरंग या मैटर वेव, उसके तरंग दैर्घ्य को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। यानी यहां भी जो डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन चैप्टर का नाम है उसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पहले पढ़े और अब डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहा है, क्योंकि अभी डी ब्रॉगली ने कहा कि उच्च वेग से गतिमान सूक्ष्म कण उपयुक्त परिस्थिति में तरंग सदृश व्यवहार करते हैं और उस तरंग को द्रव्य तरंग कहा, और द्रव्य तरंग जब कह दिया तो तरंग का उन्होंने तरंग दैर्घ्य निकाल दिया। अब जितनी भी बातें यहां पर हुई हैं वो सब कैसी हुई हैं, ये सब थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, तो प्रायोगिक चीजें उन्होंने रखी, और प्रायोगिक चीजें जब तक नहीं होती हैं, जब तक प्रयोग द्वारा उसका सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक सिद्धांत अपुष्ट रहता है। तो डेविसन और जर्मन नाम के दो वैज्ञानिक ने डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने सिद्ध किया। सिद्ध करने के लिए क्या किया उन्होंने, सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन लिया। आप समझिए, डेविसन जर्मन, ये दो, डेविसन और जर्मन, ये दो वैज्ञानिक हुए और उन्होंने जो डी ब्रॉगली ने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को क्या किया, प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया। अब प्रायोगिक सिद्धि में आपको ये समझना है कि कैसे प्रयोग से सिद्ध होगा। तो बहुत छोटी सी बात है कि प्रयोग से ऐसे सिद्ध होगा कि कोई कण ले लेते और उसको दिखा देते कि देखो ये तरंग बन गया आगे चल करके। और तरंग कैसे, उच्च वेग से गतिमान सूक्ष्म कण, ये पहले भी सिद्धांत में उन्होंने कहा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को आपतित कराया। किस पर आपतित कराया, अच्छा एक चीज और भी समझना है यहां कि इलेक्ट्रॉन
उच्च वेग से गतिमान सूक्ष्म कण में इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति दर्शाए, यह सिद्ध कैसे हो? तो उन्होंने इसके पहले देखा था कि तरंग प्रकृति में क्या क्या दर्शाना आया है। तो हमने कहा कि तरंग प्रकृति में परावर्तन आया है, तरंग प्रकृति में अपवर्तन आया है, तरंग प्रकृति में व्यतिकरण आया है, तरंग प्रकृति में विवर्तन आया है, ध्रुवण आया है। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बीम जो उन्होंने ली उसको उन्होंने दिखाया कि यह विवर्तन में है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम भी विवर्तन प्रस्तुत कर सकती है। और इलेक्ट्रॉन बीम ने जैसे विवर्तन प्रस्तुत किया वैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है तो कण, लेकिन विवर्तन प्रस्तुत कर रहा है। इसका मतलब इसमें तरंग प्रकृति आ गई जब उपयुक्त परिस्थितियां आई गई। और डेविसन जर्मन ने जो ये प्रयोग किया उसके आधार पर डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर था वो पूरी तरीके से सिद्ध हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खोज रही है। इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन लिया और इलेक्ट्रॉन गन में क्या किया, पहले तो इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराने के लिए थर्मियनिक इमिशन किया, तापायनिक उत्सर्जन कराया, फिलामेंट लिया। फिर इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ निकल के यहीं खड़े ना रहें या रुक ना जाए, इसके लिए आगे इसको वोल्टेज लगा करके गतिशील बनाया। गतिशील बना करके यहाँ निकल का क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल पर उसको डाला। फिर क्रिस्टल पर जब डालने से ये हुआ कि ये यहाँ से चारों तरफ स्कैटरिंग हो जाएगी, इनका चारों तरफ विक्षेपित हो जाएंगे। तो इधर इन्होंने पैमाना लगाया, उसमें फैराडे सिलेंडर लगाया, फैराडे सिलेंडर को धारामापी से जोड़ा। धारामापी से इसलिए जोड़ा कि फैराडे सिलेंडर में यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी। और जैसे जैसे इसको वोल्टेज बढ़ाते गए एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ जो धारा फैराडे सिलेंडर के बाद जो धारामापी में धारा थी उसमें बम्स आने लगे, यानी करंट ठीक से नहीं मिल रही। इसका मतलब ये कहीं यहाँ से विचलित हो गई है इलेक्ट्रॉन भी। और विचलन किसका गुण है? तरंग का गुण है। तो इसलिए डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन बीम के विवर्तन की बात सिद्ध हुई। और बाद में उसको जो ब्रैग्स लॉ है उसके माध्यम से भी देखा गया कि नहीं उतनी ही वेवलेंथ के आसपास ये निकल करके आता है। तो दोनों सिचुएशन के सामने से ये पता लग गया कि ये एक्सपेरिमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रैक्शन प्रस्तुत किया है और इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन से ये तय हो गया कि कण भी उपयुक्त परिस्थिति में तरंग प्रकृति दर्शाता है। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को विराम देते हैं। हमारा चैप्टर का नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हमने विकिरण के द्वैत प्रकृति को सिद्ध किया जब हमने तरंगिका सिद्धांत के साथ साथ क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या कर ली। और डी ब्रॉगली ने उपयुक्त परिस्थिति में कण भी तरंग प्रकृति दर्शाता है। डेविसन जर्मन के प्रयोग के माध्यम से हमने दिखा दिया कि उपयुक्त परिस्थिति होने पर इलेक्ट्रॉन बीम ने भी विवर्तन प्रस्तुत किया और उस विवर्तित बीम की जो तरंग दैर्घ्य थी वो सेम कैलकुलेशन में प्राप्त हुई। तो इससे ये पता लग गया कि तरंग भी और रेडिएशन भी यानी विकिरण भी और दूसरा द्रव्य दोनों डुअल नेचर दर्शाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।